मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? यस मैम। गुड मॉर्निंग पल्लवी। देवलीना, गौरव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम प्रे मैंने ना गुड असाइनमेंट मॉर्निंग मैम। की थी। हाँ, क्या प्रेरणा बोल रही थी कि लीसा बोल रही थी? मैम पल्लवी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हाँ मैंने ना आपको तीनों एक बार शेयर कर दिए, एक बार आप प्लीज चेक कर लेना। हाँ, ठीक है, हम आपको कल इसके बारे में बताते हैं। आज चेक करके ना हम कल क्लास में फिर एंड में आपसे डिस्कस कर लेंगे उसका। राइट मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पहले हम लोग एसईओ के इंट्रोडक्शन या बेसिक चीजों के बारे में जाने थे। आज हम लोग और थोड़ा सा मैंने कुछ और भी पीडीएफ्स और चार्ट्स आप लोग के लिए बिल्डअप कर लिए, जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग बैठोगे तो अब आपसे एसईओ, एईओ, जीईओ इन सब के बारे में पूछा जाएगा। दो इनका कोई प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव नहीं, जैसे हम लोग एसईओ करते हैं उसी को हम लोग को एआई के फॉर्मेशन में क्रिएट करना होगा। बट स्टिल, अगर इंटरव्यू में भी आपसे कुछ पूछा जाता है कि भाई वर्क कैसे होता है, क्वालिटीज क्या क्या है, किस किस प्लेटफॉर्म्स पे काम किया जाता है, क्योंकि अब धीरे 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 अगर आप खुद में भी बहुत चीजों को, अगर लिंक्डइन पे भी जाओगे या फिर अगर आप जूम पे आते हो, तो जूम पे भी आप लोग जब ज्वाइन करो देखते हो कि ना एआई कंपैरिजन लिखा आ जाता है। कैनवा अब आपका एआई के थ्रू बिल्डअप हो गया कि एआई कोड कैनवा में नया आ चुका है। इंडिया में नहीं आया है, बट फॉरेन में जितने लोग भी कैनवा यूज करते हैं ना, उन्होंने अब कैनवा एआई कोड लेता आया है। ठीक है, अब वो क्यों लाया है? जैसे हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं ना फॉर कोड प्रोस्पेक्टिव के लिए, जिनको कोडिंग के लिए चाहिए होता है कि भाई मुझे ह्यूमनाइज कैलकुलेटर चाहिए या फिर मुझे एक्सवाइजी कुछ भी कोडिंग का पैरामीटर चाहिए, वैसे ही अब आपका कैनवा कोड भी है। तो धीरे धीरे, जैसे हम लोग का बात हुआ था लास्ट टाइम कि गूगल भी क्या होगा, धीरे 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 एआई ड्रिवन में इनबिल्ट होता चला जाएगा। तो हम लोग को एसईओ वही करना है, काम वही करना है, चेंजेस कुछ भी नहीं करने। बट जो स्लाइड चेंजेस जो अपना होगा ना, वो क्या होगा? काम करने के चेंजेस में नहीं, बट जो कीवर्ड्स के चेंजेस होंगे ना, वो हम लोग को थोड़ा सा एआई के अकॉर्डिंगली हम लोग को सर्च करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के जो स्ट्रैटेजीज बिल्डअप होंगी, जो हमारे कंटेंट बिल्डअप होंगे, जो भी आप टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सब जितना भी जितना भी आपको आप अ, अ, हाँ ठीक है, मतलब जितना भी आप लोग काम करोगे ना, तो बस वो उसके अकॉर्डिंगली काम आपका चलने लगेगा। बाकी पहले जैसे एसईओ में, मतलब ओल्ड एसईओ में काम करते थे, आज भी हम लोग को वैसे ही काम करना है। बस थोड़े से स्ट्रैटेजीज को चेंज करके काम करना है। अब एसईओ आपके दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। अब देखिए, टाइप्स एंड टेक्निक्स में डिफरेंस होता है। टाइप्स एंड टेक्निक्स में डिफरेंस है। टाइप आपके दो हैं वैसे तो, अब आप लोग तीन भी, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लेकिन एट द एंड टेक्निकल एंड ऑन पेज आपका सेम ही होता है। ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं होता या फिर डिफरेंस ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपके आंसर के ऊपर है। बहुत लोग तीन भी बोलते हैं, बहुत लोग दो भी बोलते हैं, तो कोई गलत नहीं है इसमें। अगर कोई इंटरव्यूअर बोलता ही गलत है, वो बुद्धू है। ठीक। तो अब आपका जो ये ऑन पेज है, ऑफ पेज है और टेक्निकल है, ये तीनों जो है, तो इस पे ही हम, ये इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट में शायद इशिता या किसी ने आंसर दिया था कि टेक्निकल एसईओ क्या है, ऑन पेज का ही एक पार्ट है। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो उसको, ये भी करेक्ट है। तो ऑन पेज, ऑफ पेज टाइप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स भी आपके दो तरह के होते हैं। जब आप गूगल एड्स पे काम करते हो तो आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स पे काम करना होता है, लेकिन जब आप एसईओ पे काम करते हो तो आपको यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो ये भी थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन हो जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि जब आपसे पूछना है टाइप्स ऑफ कीवर्ड, तो भाई कौन से कीवर्ड बताने हैं, यूजर इंटेंट कीवर्ड्स बताने हैं कि गूगल एड्स के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स बताने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस चीज को लेकर। अब देखिए, ऑन पेज में हम लोग टेक्निकली करते क्या है? ऑन पेज आपके गूगल एल्गोरिदम्स पे काम करता है। अपने कितने गूगल एल्गोरिदम्स हैं, नाम याद है आप लोगों को? गूगल एल्गोरिदम्स। 5 है मैम। हाँ कौन? पांडा। कौन? हाँ। अ, बस एक ही आता है। हाँ, वो थोड़े क्यूट होते हैं ना, इस वजह से। पांडा, पेंगुइन, हमिंग, पीजन एंड मोबाइल फ्रेंडली, ये पांच तरह के आपके होते हैं। पांडा एल्गोरिदम जो होता है वो ऑल ऑल ओवर कंटेंट पे काम करता है, पूरे के पूरे
कंटेंट पे, कि आपका रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, रीडेबल कंटेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इजी लैंग्वेजेस में होना चाहिए, ह्यूमनाइज फॉर्म में होना चाहिए। बहुत लोग कंटेंट राइटर्स ऐसे भी होते हैं, बहुत भारी भारी वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ नॉवल की तरह से। जब आप इंग्लिश राइटर के नॉवेल्स पढ़ते हो तो उन लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसके लिए कभी कभार हम लोग को भी डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है। दो उसके मतलब बहुत हम लोग के नॉर्मल वर्ड्स जैसे ही होते हैं, बट स्टिल, तो वैसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशनल, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमनाइज फॉर्म में जो हम लोग बात करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग को अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिखना चाहिए जो कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है। तो ऑन पेज जो आपका होता है, इससे हम लोग इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? पहली बात तो कंटेंट पे काम करते हैं। दूसरी चीज, जो भी आप वेबसाइट बनाते हो वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती है ना आपकी साइट, तो प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल, बाउंस रेट पता है? बाउंस रेट क्या होता है आप लोग को? मतलब आप लोग छोड़िए, अगर नहीं यस भी मैम। पता है तो, जैसे बाउंस रेट में क्या होता है कि इन इन केस आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो ओपन नहीं होती है आपकी साइट, बहुत टाइम लेती है, धीरे 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 पेज ओपन होने। तो यूजर के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो उतनी देर तक उसको होल्ड करके रख सके। ठीक है। तो यूजर क्या करता है? रिवर्ट बैक कर जाता है, मतलब वो हट जाता है वहां से। तो उसे कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट आपकी वेबसाइट को डिग्रेड कर देता है। ठीक। अब मोबाइल फ्रेंडली से इसका क्या कनेक्शन है? कि मोबाइल फ्रेंडली इसलिए क्योंकि जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, लैपटॉप से बहुत कम यूजर, मतलब यहाँ पे 70-30 का रेशियो आप मान के चलो, मे बी ये भी बहुत ह्यूज होगा, बट हाँ, आप 70-30 से 70% लोग मोबाइल यूज करते, 30% लोग आपके लैपटॉप या पीसी, डेस्कटॉप कैसे भी काम करते हैं। ठीक। तो जो भी वेबसाइट आपकी रहेगी वो वेबसाइट, सॉरी, मोबाइल फ्रेंडली इसलिए होनी चाहिए। और उसका लोडिंग टाइम जो वेबसाइट का होता है, लैपटॉप पे और मोबाइल पे लोडिंग टाइम अलग अलग ही कंसिडर किया जाता है। अगर कोई वेबसाइट 5 सेकंड में मोबाइल पे खुल रही है आपकी, वही वेबसाइट सेम अगर आपकी लैपटॉप पे 8 सेकेंड, 6.5 सेकेंड्स या 7 सेकेंड्स, एक्सवाइजी कितने सेकेंड्स में खुल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबाइल पे वो बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन होनी चाहिए। अगर वो 5 सेकेंड्स के अंदर ओपन नहीं होगी तो बाउंस रेट आपका हाई हो जाएगा। इसलिए गूगल इस पे अभी भी मतलब इसको स्ट्रिक्ट कह दिया है कि मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। दूसरी चीज, एक तो कंटेंट हो गया, एक आपका मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हो गया। ऑन पेज में अब अपना आता है हेडर टैग्स के बारे में। जैसे HTML, आप लोग बेसिक तो HTML सभी लोग जानते होंगे। तो HTML में भी ना अपने हेडर टैग 6 टाइप्स ऑफ होते हैं। ठीक है, अपने 6 तरीके के हेडर टैग्स होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा वाला जो फॉन्ट, आप फॉन्ट भी बोल सकते हो, बट करेक्ट नाम फॉन्ट तो नहीं होता, बट फॉन्ट से आपको इजी समझ में आ जाएगा। फॉन्ट, सॉरी, हेडर टैग सबके 6 होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 जो होता है सबसे, आप बोल सकते हो ना, स्मॉल फॉन्ट साइज होता है। H1 आपका सबसे लार्जर फॉन्ट साइज होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स याद है अपने 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स कौन कौन से होते हैं? मैम जाग जाओ। इंटरनल एक्सटर्नल हाँ हाँ और हाँ। बैक एक बैकलिंक। करेक्ट 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 करेक्ट, आप दोनों का करेक्ट है। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंग, आप दोनों का करेक्ट है। अब जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस याद हो, इंटरनल लिंक आपका इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनल लिंक क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि उस सिनेरियो में आप अपनी ही वेबसाइट में ट्रैफिक, जो ऑडियंसेस आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, वो क्या करेगी? आपके ही वेबसाइट में रोम करेगी। रोम इन द सेंस की, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज उसको शिफ्ट कर रहे हो, दूसरे पेज से तीसरे पेज शिफ्ट कर रहे हो, या फिर कैसे भी आप उनको क्या कर रहे हो, अपने ही डोमेन में उसको आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, उसको आप ट्रैवल करवा रहे हो। ठीक है। उससे प्रॉफिट क्या होता है? बात ये आती है, प्रॉफिट ये होता है जो उनका एंगेजमेंट टाइम होता है। मतलब मानिए आपकी वेबसाइट पे अगर हम आते हैं प्रायुक्त पे, और प्रायुक्त पे हम कितने टाइम तक एंगेज होके रहते हैं, अगर आप 30 सेकेंड से ज्यादा एंगेज हो जाते हो ना कहीं सोचिए, हर ट्रैफिक अगर 30 सेकेंड्स तक एंगेज हो जाती है,
ठीक है, या मोर देन 30 सेकेंड्स तक एंगेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए हेल्प होती है। तो इसलिए हम लोग इंटरनल लिंक देते हैं। बट इंटरनल लिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कहीं पे भी इंटरनल लिंक दे दो, नहीं। अगर मानिए आपको वैसे क्रिएट करना सीखेंगे, बट हाँ, अगर मानिए आप कोई बटन्स दे रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्या करो, उस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग पेज का इंटरनल लिंक प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप मानिए फाइनेंस की तैयारी करा रहे हो, तो फाइनेंस पे क्या कर दो, उस इंटरनल लिंक को दे दो। तो अगर किसी को किसी पर्टिकुलर थिंग में इंटरेस्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा, क्लिक करेगा और उसको ओवरव्यू करेगा। उस ओवरव्यू में अगर आप उसको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस दे रहे हो, मतलब बहुत लोग देते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड कर, तो वो उस पे क्लिक करेगा। तो वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट उसका आप लोग जनरेट कर रहे हो। तो इंटरनल लिंक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑन पेज में बहुत लोग एक्सटर्नल लिंक को भी कंसिडर करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल लिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब आप योस्ट एसईओ करते हो, योस्ट एसईओ एक बहुत अच्छा प्लगइन होता है एसईओ करने का, तो उसमें आपको एक्सटर्नल लिंक का भी ऑप्शन देता है। बट वो ऑप्शन आपका ऑप्शनल ही रहता है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि आप कहीं से डेटा लिए हो। वो तब होता है जब आप किसी दूसरे की वेबसाइट से कोई डेटा आपने कॉपी करके अपने वेबसाइट में पुट किया है, तब ही आपको एक्सटर्नल लिंक देना होता है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल डेटा लिया ही नहीं है किसी दूसरे की वेबसाइट का, तो आप किसका दोगे। तो एक्सटर्नल लिंक तभी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जब आप किसी का डेटा, किसी का कंटेंट या कुछ भी एक्सवाइजी जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, या व्लॉग आपने क्या किया है, कॉपीड करके अपनी वेबसाइट में पुट किया है, तो वो रेफरेंस के तौर पे देना होता है। बट बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक्सटर्नल लिंक का यूज करते हैं। अगर आपने किया है तो आप ले सकते हो, इसलिए वो ऑप्शन ऑप्शनल है आप लोग के लिए। अब आता है आपका, जैसे कि हम लोग ने कंटेंट पे बात किया, दूसरी चीज, हाँ, जब आप क्या बोलते हैं, इमेज पुट करो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एसईओ के अंदर ना हर चीज का ना एक आप साइज गिवन होता है, हर एक चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो H1 H2 हो, चाहे वो आपका मतलब नहीं होता मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, या पेज लोड टाइमिंग हो, मतलब हर चीज का आपका क्या गिवन है, यहाँ पे एक लिमिट गिवन होती है, रिकमेंडेड लिमिट्स गिवन होती है। तो उसका भी हम आपको, मतलब वैसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया है इसको, बट हम आप लोग से शेयर कर देंगे उसको भी। मैंने सेव एक्चुअल में नहीं किया है उसको। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखते हो, तो ये भी ऑन पेज का ही पार्ट है। ऑन पेज एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप एसईओ में आते हो ना, तो ज्यादातर आपको ऑन पेज पे ही काम करना होता है, और कुछ भी नहीं। ऑफ पेज वाले अलग होते हैं, ऑन पेज वाले अलग होते हैं, ठीक है। मतलब ऑफ पेज वाला आपका बैकलिंक्स के लिए काम करता है, बट ऑन पेज वाले आपके अलग ही यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो इमेज ऑल टैग, अब बहुत लोग का ये भी था कि इमेज ऑल टैग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो ये आप देख रहे हो ना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में भी इमेज ऑल टैग का यूज किया जाता है। अब कोई अगर आपसे इमेज ऑल टैग पूछे, या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन पूछे, या फिर टैग की जगह लोग टेक्स्ट भी लिखते हैं, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। तो टेक्निकली इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, कि जब आप कोई इमेज अपनी वेबसाइट में पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मानिए प्रायुक्त का, सॉरी एक सेकेंड, मानिए ये इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज यूजर के लिए कैसी है, कि भाई एक लड़की बनी हुई है, यहाँ पे कुछ सोशल सिंबल्स बने हुए हैं, मतलब ये हम आपको ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव से दिखा रहे हैं कि ऑडियंस को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एंड यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का पिक्चर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हुआ आपका क्या चीज, ये हुआ आपका यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि यूजर किसी वेबसाइट पे कैसे इमेज को देख रहा है, ठीक, ये उसके अकॉर्डिंग हुआ। बट क्रॉलर भी जो होता है ना, क्रॉलर के बारे में पता नहीं क्रॉलर क्या करता है। हम अपनी वेबसाइट पूरी तरीके से एनालाइज करता है। लाइक बॉट्स होते हैं जो वेबसाइट पे आते हैं और एक एक चीज को मतलब ऐसे पूरा क्रॉल करके जाते हैं, फिर उसको इंडेक्सिंग में हेल्प करते हैं, एंड देन एग्जैक्टली, उससे रैंकिंग रैंकिंग में का हेल्प होता होता है। है, हाँ, एक्सीलेंट, बिल्कुल करेक्ट है आपका। बिल्कुल correct उन्होंने बोला इशिता ने। अब देखिए,
सेम चीज क्रॉलर जैसे हमारी वेबसाइट पे आता है, चीजों को स्क्रॉल करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको रीड आउट करता है, फिर उसकी इंडेक्सिंग करता है, फिर उसको रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। उसमें क्रॉलर इमेज को भी ऑप्टिमाइज करता है। कैसी इमेज आपने यूज की है, क्या उस इमेज का नेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर उस इमेज का नेम, फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे नहीं पता कि इस इमेज का नेम जिस जो डेवलपर होगा उसने क्या पुट किया, बट लेट कंसिडर इस इमेज का नेम अगर मुझे बैकएंड में, मतलब वर्डप्रेस पे पुट करना, ये आपका फ्रंट एंड है, बैकएंड में अगर आपको पुट करना होगा, तो मानिए मुझे, मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सोशल आइकन्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सोशल आइकन्स बने हुए हैं, ठीक। तो वो जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सोशल आइकन्स इमेज ऑल्ट टेक्स्ट में पुट किया है ना, क्रॉलर आएगा और उस इमेज ऑल्ट टेक्स्ट के नाम को ऑप्टिमाइज करेगा और फिर इस इमेज की भी इंडेक्सिंग करेगा, ठीक है। इस इमेज की इंडेक्सिंग करने के बाद ये यूजर्स को दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रॉलर हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स का क्या करता है, इंडेक्सिंग करने के लिए उसको क्रॉल करता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कोई लिंक हो, चाहे वो कोई कंटेंट हो, एक्स वाई जी, वो कुछ भी आप पुट कर, इवन तो वो वीडियो ही क्यों ना हो। तो इसे कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी क्रॉलर आता है, आपके इमेज को क्रॉल करेगा, उसकी इंडेक्सिंग करेगा और फिर वो वेबसाइट में शो करना स्टार्ट कर जाएगा। इमेज और टेक्स्ट का भी ना एक आप बोल सकते हो रिकमेंडेड लिमिट्स होता है। यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना, वैसे तो हम आपको ही प्रिपेयर करके दे भी देंगे, बट इन मतलब सेफ साइड के लिए। इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, इसका जो रिकमेंडेड लिमिट्स होता है ना, ये आपका 125 कैरेक्टर का होता है मैक्सिमम। 125 कैरेक्टर का होता है, ये मैक्स है, ठीक है। मिनिमम आपके अकॉर्डिंग है 120, 110, 90, कैसा भी आपको करना है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो हम सेफ साइड के लिए जो जो मुझे लगेगा हम आपको नोट डाउन करा देंगे, बाकी हम आपको चार्ट भी प्रिपेयर करके दे देंगे उसका, ठीक। अब अ, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। ऑन पेज सिंपल लैंग्वेज में आपका क्या होता है, रैंकिंग के लिए ही वो हेल्प करता है आपको। अब आते हैं ऑफ पेज पे। ऑन पेज के बारे में और इन डेप्थ जानेंगे, बट उसके साथ हम टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे, जो आपको इंडस्ट्री में काम करने को होगा उसके अकॉर्डिंगली भी जानेंगे। ऑफ पेज बहुत सिंपल, कि हम लोग बैकलिंक्स प्रिपेयर करते हैं दूसरे के डोमेन पे। फॉर एग्जाम्पल कोरा हो गया, टम्बलर हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, राइट फॉर अस हो गया, इन सब पे जाते हैं, या फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोरा मतलब पिंटरेस्ट हो गया, इन सब पे जाते हैं हम लोग, बैकलिंक्स प्रिपेयर करते हैं अदर डोमेन्स पे, कि कोई भी यूजर्स उन डोमेन पे आए तो वो हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाए, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, तरीका होता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग को क्रिएट करने का। बट ऑफ पेज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, डीएपीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर, ये सब चीजें भी हम लोग क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, सॉरी, इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर आपका आता है टेक्निक्स। वो थे टाइप्स आपके, ऑन पेज ऑफ पेज। अब आती हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स जो आपकी होती हैं वो बेसिकली 3 हैं, लेकिन हम लोग जिसपे वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, बट हम लोग जिसपे काम करते हैं वो आपका वाइट हैट होता है। ब्लैक हैट ग्रे हैट पे नहीं काम करते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट इमीडिएट रैंकिंग देता है, बट इमीडिएट आपको निकाल भी देता है, पल भर की खुशी आपकी गायब भी कर देता है। ग्रे हैट ट्रिकी होता है, बहुत ज्यादा डाइसी होता है, इसलिए हम लोग ग्रे हैट पे भी काम नहीं करते। व्हाइट हैट गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, स्लो प्रोसीजर होता है, बट फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देता है। तो ये आपके 3 तरह के टेक्निक्स होते हैं। ब्लैक हैट बिल्कुल वैसे कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग या फिर डुप्लीकेट कंटेंट। क्लॉकिंग मतलब क्या होता है, जब आपका जो लेट कंसिडर जो यूआरएल होता है ना, वो आपका प्रॉपर तरीके से आप शो नहीं कर पा रहे हो, गलत तरीके से यूआरएल आप प्रोवाइड कर रहे हो, कंटेंट कुछ और डाल रहे हो, यूआरएल किसी और पेज का डाल रहे हो, तो आपका क्लॉकिंग का हो जाता है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, कि जब आप 200 300 वर्ड से कंटेंट को कंटेंट में 200 300 वर्ड से कंटेंट में अगर आप मोर देन 5 कीवर्ड्स या मोर देन 3 कीवर्ड्स का यूज कर लेते हो, दैट इज नोन एज कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। वो भी आपका ब्लैक हैट एसईओ के लिए होता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ब्लैक हैट एसईओ वर्स्ट एसईओ तो है ही, बट वो आपको, जैसे मैंने कहा, इमीडिएट रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, बट
गूगल को आप बुद्धू नहीं बना सकते हो। इमीडिएट गूगल आपको क्या करेगा, डाउनफॉल पे लेकर आएगा, या फिर आपके डोमेन को ब्लॉक कर देगा, दोबारा वो दिखाई ही नहीं देगा विदाउट टेकिंग योर परमिशन। ठीक है। वो 3 बार आपको पेनल्टी का नोटिफिकेशन देता है ऑन गूगल सर्च कंसोल। अगर उन 3 बार में आप लोगों ने मतलब करेक्शन नहीं किया तो नहीं। और एक चीज और, ब्लैक हैट एसईओ को आप चाहो फ्यूचर में व्हाइट हैट में कन्वर्ट कर दो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक में आप कन्वर्ट करोगे ना, तब तक कब का आपका साइट खत्म हो गया होगा गूगल से, बिल्कुल वैनिश हो गया होगा। तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप किसी में कीवर्ड स्टफिंग करते हो तो कंटेंट उसी अकॉर्डिंगली ही जनरेट हो जाता है। और कंटेंट क्रिएट करते करते अपने को इतना टाइम हो जाता है, मे बी कंटेंट राइटर्स को 2 2 मंथ्स लग जाते हैं एक वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और तब तक में बिल्डअप हो जाती हैं। तो ब्लैक हैट को आप व्हाइट हैट में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इवन तो ग्रे को भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा ईमानदारी पे चले और व्हाइट हैट पे काम करें। ठीक है। अब बात आती है कीवर्ड की। कीवर्ड के बारे में हम थोड़ा सा आपको ये वाला सेक्शन जो है ना सेपरेट समझाएंगे, क्योंकि इसमें हम यूजर इंटेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, कीवर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, गूगल को किस किस कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर एआई ड्रिवन जो अब वेबसाइट्स क्रिएट होने लगी हैं उन पे किस तरह के यूजर इंटेंट कीवर्ड्स को यूज करना है, हम लोग फिर वैसे सीखेंगे। तो कीवर्ड को थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। बट टेक्निक्स और टाइप में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नहीं मैम। सिर्फ इशिता आप जगे हो क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम एक पल्लवी। बार रिपीट कर दो, बस एक लाइक नॉर्मल सा कि इसमें क्या हाँ, है। हम रिपीट कर दे रहे हैं। अरे जाग जाओ भाई, जाग जाओ। कहाँ हो? बस इशिता पल्लवी थोड़ा थोड़ा बोल दे रही है। स्नेहा कहाँ है? देबलिना। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैं कब से आपको। अब आई है आपकी। अब आई है। अब आई है। वैभव गुड मॉर्निंग। प्रेरणा, सब सो रहे हैं। नहीं मैम, जाग रहा हूँ, मैं सुन ही रहा था। मैम ये शेयर कर दीजिएगा चैट हाँ हाँ, नहीं पे। हम सब शेयर करें। अरे थोड़ा सा शेरो, जाग जाओ प्लीज। चीतों, जाग जाओ आप लोग। मैम जागे ही है, सुन ही रहे हाँ, हैं। जाके आज गोल्ड शॉपिंग कर लेना। चलिए एक्चुअली फुल है, ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स और टेक्निक्स एसईओ की बात करते हैं। टाइप्स आपके ऑन पेज ऑफ पेज है। ऑन पेज जो होता है वो गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है। जितने भी आपके ये 5 तरह के गूगल एल्गोरिदम्स होते हैं ना, पेंगुइन, पांडा, हमिंग और पीजन और मोबाइल फ्रेंडली, ये सब तरीके पे काम करता है। शॉर्ट में आप बस इतना जान के रखो, ऑन पेज आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए होता है। आप जितना भी काम अपनी वेबसाइट पे करते हो ना, चाहे वो हेडर का हो, और भी इसको इन डेप्थ हम लोग जानेंगे, चाहे वो कंटेंट का हो, ये कहीं ना कहीं आपके गूगल एल्गोरिदम से वर्क करता है और रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ऑफ पेज जो आपका होता है, हम लोग कहाँ क्रिएट करते हैं ऑफ पेज को? हम लोग बैकलिंक्स बोलते हैं। बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक्स बेसिकली आपको दूसरे के डोमेन पे क्रिएट करना होता है एक कंटेंट के फॉर्म में। ठीक है। कंटेंट हमेशा वहां पे बेसिकली लिमिट्स गिवन होती है कि आपको 100 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, 200 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखना है ऑफ पेज में। तो आप लोग क्या करते हो, दूसरे के डोमेन पे जाके कंटेंट क्रिएट करते हो, वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो। और मानिए, जब आप दूसरे के डोमेन पे लिंक क्रिएट करते हो, वहां से जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आएगा उसे कहते हैं हम लोग ऑफ पेज। ऑफ पेज जो होता है 3 पैरामीटर्स पे कंसिडर किया जाता है, डीए, पीए, स्पैम। मतलब डोमेन अथॉरिटी, जिसे हम लोग डीए कहते हैं, पेज अथॉरिटी जिसे हम लोग पीए कहते हैं, एंड स्पैम स्कोर। किसी भी वेबसाइट पर अगर स्पैम स्कोर कम है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, अपनी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी की वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज्यादा है तो वहां पे क्रिएट ना करें, क्योंकि आपको रिजेक्टेड ही बैकलिंक्स हो जाएंगी आपकी वहां पे जाके। अब आते, ये तो ऑन पेज ऑफ पेज हुआ, इसको और इन डेप्थ हम लोग जानेंगे। पहले ऑन पेज जानेंगे फिर ऑफ पेज जानेंगे और इन डेप्थ टेक्निकल में। अब आता है अपना टेक्निक्स। ठीक। आपके 3 टेक्निक्स होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। व्हाइट हैट आपके गूगल एल्गोरिदम्स को फॉलो करता है, मतलब जितना भी काम आप ऑन पेज पे करते हो ईमानदारी से, वो सारा आपका व्हाइट हैट के अंदर आता है। ब्लैक हैट जो होता है, नहीं करते हम लोग। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला कि अगर आपका 200 300 वर्ड्स का कंटेंट है, उसमें एक ही आपका रैंकिंग कीवर्ड्स आना चाहिए।
एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप दो, तीन, चार, अगर आप लिख मतलब उसमें कीवर्ड्स ऐड कर देते हो ना, तो कीवर्ड स्टफिंग का काम कर देता है। और आप ब्लैक हैट को चाहो कि फ्यूचर में व्हाइट हैट में कन्वर्ट कर दो, जब तक में आप कन्वर्ट करोगे ना, तब तक में कहाँ गूगल आपकी वेबसाइट को रख देगा ना, आप खुद भी नहीं आइडिया लगा सकते हो। तो वो बहुत ट्रिकी होता है, ट्रिकी होता है, वो बहुत हेक्टिक होता है, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा उसको करेक्ट करते करते। इसलिए हम लोग ब्लैक हैट पे भी काम नहीं करते। ग्रे हैट आपका व्हाइट एंड ब्लैक का मिली जुली भगत होता है, बट स्टिल वो बहुत रिस्की होता है, थोड़ा स्लो वो भी होता है। बट उसमें जब ब्लैक हैट ही आपका ऐड हो गया, तो ग्रे पे भी कोई काम नहीं करता। टेक्निकली हम लोग सिर्फ व्हाइट हैट पे काम करते हैं। व्हाइट हैट सारे गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, प्रॉपर ऑन पेज पे काम करता है, ऑफ पेज को कंसिडर करता है। और बोल सकते हो आप थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। एसईओ का ऐसा भी कहना होता है, मतलब हम जस्ट वैसे आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक दिन अगर एसईओ पे काम नहीं करोगे ना, लेट कंसिडर कि आपकी वेबसाइट 4th नंबर पे आती है गूगल में, मान लीजिए आपने एक दिन भी अगर एसईओ पे काम नहीं किया और किसी दूसरे कंपनी ने बहुत एफिशिएंटली उस पे काम कर दिया ना, तो आपकी वेबसाइट में भी 4th से वो 10th नंबर पे भी जा सकती है, मे बी वो 12th की सेकंड पेज पे भी जा सकती है, वो कहीं पे भी। तो इसलिए एसईओ में आप कुछ भी चेंजेस करो, भले ही आप दोबारा हटा के कंटेंट को फिर से वो रीराइट कर दो उसको, ठीक है, लेकिन चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा काम, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। या फिर अगर एसईओ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए बहुत लोग बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। बैकलिंक्स क्रिएट करने के बाद उनके वो बुक मार्किंग कर देते हैं, उन्होंने लिंक्स की क्या कर देते हैं, बुक मार्किंग कर देते हैं। बुक मार्किंग से क्या हो जाता है कि मानिए जब आप जहां पे भी कंटेंट क्रिएट किए होंगे वहां आप हाइपर लिंक दिए होंगे, फिर वो उससे क्या करते हैं, खुद ही क्लिक करके उस पर थोड़ी देर स्टे करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक क्या हो, बिल्टअप हो। तो ऐसे भी बहुत लोग काम करते हैं इस तरह से। तो ये आपके हो गए एसईओ के टाइप एंड टेक्निक्स। कीवर्ड को हम लास्ट में समझाएंगे, बिकॉज कीवर्ड के लिए एक्सेल शीट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और एक दो टूल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम कीवर्ड्स वाला सेक्शन आपको एंड में बताएंगे, ये वाला सेक्शन आपको। तो टेक्निक्स और टाइप्स में कोई भी ऐसा इशू या कुछ भी अगर लगे तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम जो रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, हम्म। मतलब एग्जैक्टली वो मतलब उनका वो क्या होता है, मतलब बेसिकली कोई टर्म होता है या फिर वो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हम लोग लेते। कीवर्ड्स को बस आइडेंटिफाई करने, वैसे तो आपको बताते, लेकिन ठीक है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है जिसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो। मतलब ये आपको टूल्स में पता चल जाता है किसका हाई और लो है, बट हाँ, जिसका मानिए आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, लेट कंसिडर, ठीक है, डेंटिस्ट के लिए आपने रूट कनाल, आरसीटी, इन सब के लिए सर्च किया, ठीक। तो अब सर्चेस बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब आपने पॉइंट कर दिया है तो अब हमसे भी नहीं वो होगा, लेकिन तो मानिए कि अगर आपने सर्च किया आरसीटी के बारे में, रूट कनाल के बारे में, तो अब आरसीटी एक बहुत कॉमन टर्म हो जाता है आपका, ठीक। तो उसका सर्च वॉल्यूम ऑब्वियसली हाई रहेगा। सर्च वॉल्यूम मतलब कि यूजर कितना ज्यादा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च कर रहा है, ठीक। तो जब हम लोग अपनी वेबसाइट में सॉरी, वेबसाइट में कोई कीवर्ड पुट करते हैं ना, तो उसका सर्च वॉल्यूम हाई रहना चाहिए, मतलब यूजर उस सर्चेस पे बहुत ज्यादा वैरी करना चाहिए, ठीक। और कंपटीशन लो, कंपटीशन 3 तरीके के होते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। तो या तो मीडियम वाला लो आप, या तो लो वाला लो। हाई वाले में क्या हो जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी रहती है और लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिकेट हो जाती है आपकी वेबसाइट, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डाउनफॉल हो सकता है। तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने का यही तरीका होता है कि कोई भी कीवर्ड आपका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन उसका मीडियम या लो होना चाहिए। इसी रेशियो पे हम लोग कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे कंसिडर करते हैं। तो इस और कीवर्ड भी देखिए, आपको वैसे वहां पे वो भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं, ये करेक्ट वर्ड क्या है, रिलेटेबल कीवर्ड्स, हाँ। जब आप कोई कीवर्ड अपने सजेशंस में पुट करते हैं ना, उसके भी रिलेटेबल कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो उस रिलेटेबल कीवर्ड्स को जब आप अपने कंटेंट, अब ये भी है कि कीवर्ड दो तरह के आपके होते हैं, एक जो वेबसाइट रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, और एक जो उसके सपोर्ट के लिए हेल्प
करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये आपका रैंकिंग कीवर्ड है, लेट कंसिडर। बट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग क्या बोलते हैं, स्कूल्स, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स आ जाते हैं, ये सपोर्ट के लिए काम करते हैं। तो रैंकिंग कीवर्ड आपका अलग होता है, सपोर्टिंग कीवर्ड्स आपके अलग होते हैं। सपोर्टिंग कीवर्ड्स आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बट रैंकिंग कीवर्ड्स वेबसाइट में एक पेज पे एक ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड डेंसिटी की रिक्वायरमेंट कितने हैं। तो कीवर्ड डेंसिटी भी आपकी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। ओके मैम। अगर नहीं भी समझ में आया तो बाद में समझेंगे इस चीज को हम लोग। नहीं नहीं, आ गया। अब आते हैं हम लोग ऑन पेज पे अपने। ऑन पेज और एक और भी मैंने आपका प्रिपेयर किया था, इसी में है कि दूसरे में, एसईओ, ये शायद ये होगा, एक सेकेंड। हाँ, ये है आपका टेक्निकल एसईओ लिस्ट। ठीक है, देखिए ऑन पेज पे जैसे कि बात हुआ था अपना कि वाइट हैट एसईओ को काम करता है, सारे गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है एंड रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। इसके अंदर आपका कीवर्ड्स आता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कीवर्ड्स को इसलिए सेपरेट किया क्योंकि एक्सेल शीट में कैसे प्रिपेयर करना है ना, वो आप लोग मतलब सीख जाओगे, तो वो हम आपको और प्रैक्टिकल करके वहां बता देंगे। फिर इमेज ऑल टैग आता है, इमेज ऑल टैग या इमेज ऑल टेक्स्ट या इमेज ऑल इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सेम थिंग है कि कोई भी इमेज जब आप अपनी वेबसाइट में पुट करते हो तो उसका नेम भी देना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उसका नाम देते हो तो उसे ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। तो क्रॉलर आके उस ऑल टेक्स्ट को रीड करता है, तो आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है और उसकी इंडेक्सिंग होती है आपकी वेबसाइट में। यूआरएल, यूआरएल में बेसिकली एक थिंग होती है कि आपके कीवर्ड्स, हर एक पेज के कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल में अगर मुझे मिल जाए तो हम आपको बता सकते हैं। हम्म, माने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये देखिए, आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पेज का नाम हो गया। ठीक है, मे बी यहाँ पे आप कीवर्ड वाला पार्ट भी समझ जाओ हल्का फुल्का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम थिंग आपकी यहाँ पे भी आ गई, उन्होंने ऐड ऑन खुद से कर दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बट हाँ ये आपका क्या हो गया, आपका पार्ट हो गया। ठीक, तो जो पेज का नाम होता है उसी से आपको अपने यूआरएल को आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत लोग का देखिए, ये बोल सकते हो आप, पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ एसईओ वाले स्पेशलिस्ट ये भी कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आना चाहिए, बिकॉज पेज का नाम ही क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इवन दो आइकन का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। कुछ, और कुछ का कहना ऐसा भी होता है कि भाई ऐसे भी सही है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक, बट जब आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखो और जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करो, ठीक है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मत पुट करो, उस सिनेरियो में ऑनलाइन पुट करना जरूरी होता है। फिर से समझिएगा इस चीज को। इस पेज का नाम क्या है, आप लोग खुद बताते चलना, इस पेज का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, ये आपका। ठीक, यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग भी कैसे की है, हेडिंग से, H1 से, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से। आपका यूआरएल क्या कह रहा है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो जितने भी एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं ना, अलग अलग स्पेशलिस्ट अलग अलग चीजों पे वैरी करते हैं। आप जितनों के आर्टिकल्स पढ़ोगे, जितनों के ब्लॉग्स पढ़ोगे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट कोई गलत नहीं है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डाले हो, आपके पेज का नाम भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, तो आपके यूआरएल में भी सिर्फ इतना ही आना चाहिए। ठीक, कुछ स्पेशलिस्ट का ऐसा कहना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी पुट कर दिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल आप पिंटरेस्ट पे जाते हो एंड बैकलिंक क्रिएट करते हो, तो उस सिनेरियो में आपको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कीवर्ड का यूज करना जरूरी होगा जब आप कंटेंट लिखोगे। और उसी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को आपको यूआरएल भी देना पड़ेगा। तो जाके कहीं ना कहीं जब गूगल उस बैकलिंक को स्क्रॉल डाउन करता है, उसको क्रॉल करता है ना, तो वो करेक्ट फॉर्म में होती है।
हल्का सा भी यूआरएल में स्लाइड चेंज हुआ ना, तो वो आपका बैड बैकलिंक्स में कंसिडर कर देता है। तो ये गलत नहीं है, बट बैकलिंक में आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया यूआरएल के बारे में? यस मैम। यस यस मैम। सबको? यस मैम। सबको ठीक है। यस मैम। यस तो मैम। इसलिए यूआरएल, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो स्पेशलिस्ट वो कहते हैं कि भाई अपनी इजीनेस के लिए जो पेज का नाम आपने दिया है, जिस पेज के नाम से आपने क्रिएट किया है, अगर आप वही यूआरएल पुट करते हो तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा उस सिनेरियो में। बाकी जिनको बैकलिंक बनाना है उनको ये अंडरस्टैंड या उनको ये चीज क्रिएट कर मतलब समझ के चलनी है। बाकी जिन्होंने बना दिया उनका तो कोई काम नहीं है। तो वो वाली चीज है यहाँ पे। तो यूआरएल आपका इस तरह, और हाँ, हर यूआरएल में आपका ना ऐसे हाइफन होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन, फिर ये डैश, डैश को हम लोग हाइफन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑनलाइन हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्स, ये एक करेक्ट फॉर्म ऑफ यूआरएल होता है। बहुत जब न्यू वेबसाइट्स आपकी बनती है ना, तो वहां पे कभी कभार आपका एंड हैस्ट्रिक हैश या फिर स्लैश इस तरह से कुछ कुछ इररिलेवेंट टर्म्स यूज हो जाते हैं। वो आपके गलत यूआरएल होते हैं, फिर वो रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। तो यूआरएल आपका प्रॉपर वे में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका यूआरएल का होगा। ये सेटिंग्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है ये आपका। जब आप उस पे वर्डप्रेस पे जाओगे ना, तो ये सेटिंग आपका, अब तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग करके रखता है, बट हाँ आपको चेक कर लेना होता है, क्योंकि पहले वाले वर्डप्रेस पे लोग पोस्ट नेम की जगह डेट टाइम ये सब पे भी कोई क्लिक कर देता था। मतलब इन द सेंस कि वो पहले से वो मतलब चेंजेस नहीं रहते थे उसमें। तो ये वर्डप्रेस की छोटी सी सेटिंग होती है, जब आप अपनी वेबसाइट में पेजेस बनाओ तो सबसे पहले इस सेटिंग को आप देख लो। अब आते हैं हेडिंग पे। जैसे कि मैंने बताया, हेडिंग टर्म जो है आपका वो HTML का पार्ट है। कोडिंग से अपने को कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये हेडिंग टर्म जो आपका HTML का पार्ट है। हेडिंग्स आपकी जो होती हैं वो 6 होती हैं, H1 से लेके H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक। फिर H1 जो होता है वो हर एक, अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, ठीक है, तो 10 पेजेस में 10 H1 होने चाहिए। पर पेजेस H1 टैग होने चाहिए। सिर्फ एक, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा पुट करेंगे तो आपका बैड उसमें कंसिडर कर दिया जाएगा, मतलब फिर वो ऑन पेज का पार्ट नहीं हो जाएगा, फिर वो ब्लैक हैट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप वैसा काम करते हो तो गलत है। एक पेज पे एक ही H1 टैग होना चाहिए। फिर अब H1 टैग क्यों एक पेज पे होना चाहिए? बिकॉज क्रॉलर को उस पेज की जो टॉपिक होता है ना उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। और आप H2 से H6 आप कितने भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप यूज करो, मल्टीपल फॉर्मेट्स में यूज करो, कैसे भी यूज करना है करो, बट H1 हर पेज पे एक होगा। H2 से H6 आप मल्टीपल ले सकते हो। ये आपका हेडिंग का होता है। आपका कंटेंट, आप सबको पता है कि पांडा एल्गोरिथम पे काम करें तो रीडेबल रेलेवेंट इस तरह कंटेंट्स का यूज करना है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में दिया गया। इंटरनल लिंक हमारी यूजर इंगेज को बढ़ाता है, रैंकिंग को बढ़ाता है और ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। फुटर कंप्लीट करता है स्ट्रक्चर को। इसके बाद ये आपका आता है मेटा टैग्स के बारे में। अब देखिए मेटा टैग्स कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अ, 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 हाँ, ये आपका मेटा टैग्स होता है, ये सेक्शन। सॉरी। ये आ गए। एक सेकेंड मार्कर को ले लेने दीजिए। ये सेक्शन जो आपका होता है ना, इसे कहते हैं मेटा टैग्स। ठीक है। पहले मेटा टैग्स आपके 3 टाइप्स के थे। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स। पहले 3 तरीके के थे, बट अब 2 टाइप्स के हो गए हैं। कीवर्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो 2 टाइप आपके कौन हो गए मेटा टैग्स में? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक। ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसे कहते हैं हम लोग मेटा टाइटल। ये 5 स्टार होटल्स इन मनाली, ये आपका मेटा टाइटल होता है। और जो ये वाला कंटेंट दिया हुआ है आपका, ये
ये वाला पार्ट, इससे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना, तो जो कीवर्ड है होटल इन मनाली, तो अगर आप देखोगे मेटा टाइटल में भी दिया गया है होटल इन मनाली, और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है होटल इन मनाली। वैसे मनाली का और जगह पे भी यूज किया, तो देखिए ये डार्क ब्लैक कलर के आपके बोल्ड उसमें आ गए हैं, बट हाँ आपका यहाँ पे यूज किया गया है ये। तो इसे कहते हैं मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा टाइटल जो आपका होता है, ये जो 5 स्टार मनाली होटल है, मेटा टाइटल जो आपका होता है, ये 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है। 50 to 60 कैरेक्टर्स का, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक। इस 60 से ज्यादा एक्सीड आपको नहीं करना है मेटा टाइटल को। और ये जो, और हाँ, नहीं बाद में बताएंगे। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपका होता है, ये आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। इससे ज्यादा इसको एक्सीड नहीं करना है, 160 कैरेक्टर्स का। ठीक। अगर आप एक्सीड कर देते हो, तो जैसे यहाँ पे ये डॉट 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 आप देख रहे हो, तो मतलब वो दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो लाइन ही आपकी, सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होता। ये एक प्रॉपर तरीका है जहां पे आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आपका दिखा रहा है, डॉट 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 वाला नहीं होना चाहिए। करेक्ट तो फॉर्म यही है जहां पे हम हाईलाइट कर रहे हैं आपका। दूसरी चीज, जब आप अपना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आप अपना पुट करते हो गूगल पे, को उस कीवर्ड को भी पुट करना होता है, रैंकिंग कीवर्ड को, जिसका आप उस पर्टिकुलर पेज में रैंकिंग के लिए हेल्प कर रहे हो ना, उस कीवर्ड को भी आपको अपने टाइटल में और अपने डिस्क्रिप्शन में पुट करना होता है। तभी जाकर कहीं ना कहीं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे होटल इन मनाली सर्च किया, तो हम लोग को ये सर्चेस में हेल्प करता है दिखने के लिए। तो ऐसे अपने को काम करना होता है। ये होता है आपके मेटा टैग्स। समझ में आया मेटा टैग्स आपको? यस मैम। ठीक यस। है। ये हो गए आपके प्लगइन। तो हम लोग योस्ट एसईओ पे काम करेंगे ही, वो हम आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाएंगे योस्ट एसईओ पे काम। फिर आता है आपका मेन थिंग, इसी के साथ साथ हम लोग टेक्निकल एसईओ ले। ये जो आपके सामने टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट है ना, टेक्निकली आपको इसी चीज पे काम करना है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ जाते हो, मतलब मेरे मेरे से अगर अच्छे से समझ जाते हो, तो फिर आप लोग इसको काम कर सकते हो। और मेरे पास एक कंपनी का टास्क वाला भी पैटर्न है, बट वो प्रैक्टिकल जब आपका हम सिखा देंगे, तो फिर वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग सेल्फ मतलब कभी भी फ्री रहो तो उस पर आप लोग वर्क कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लेकर हम लोग। तो देखिए टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट क्या कह रहा है अपने से, कि बहुत पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको कहता है कि क्रॉलेबिलिटी इशू की, इशू कहाँ पे अपनी आ जाती है, प्रॉब्लम। सो सॉरी, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। हम्म, इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो चलेगा क्या? क्या हो गया इसको? हम्म, कहाँ चला गया टेक्निकल एसईओ? टेक्निकल एसईओ ये है। एक सेकेंड ना, पता नहीं उसको क्या हो गया था वहां पे। तो ये वाला जो लिस्ट आपका बनाया है ना, इसमें प्रॉब्लम प्लस इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली बनाए हैं, कि अगर मानिए ये प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मानिए अगर साइट
स्पीड की प्रॉब्लम आती तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन ये ओपन तो हो। क्या हो गया इसको। लगता है मेरे थ्योरेटिकल से मेरा लैपटॉप ही पागल हो गया है। ठीक है, एक बार वो भी ओपन हो जाए मेरा शीट। अभी क्लियर है। ठीक है, देखिए, टेक्निकल एसईओ में पहला प्रॉब्लम क्या आता है, ये सारी चीजें आपको गूगल सर्च कंसोल पे देखने को मिलेगी, बट इन केस अगर बॉट एक्सेस योर कांट एक्सेस योर साइट, मतलब अगर क्रॉलर आपकी साइट पे नहीं आ पा रहा है, उसकी क्रॉलिंग नहीं हो पा रही है, तो करेक्ट स्टेप क्या है, या तो आपने रोबोट डॉट टीएक्सटी गलत पुट किया है। मतलब रोबोट डॉट टीएक्सटी सेटअप क्या कहता है कि इन केस जिन पेजेस को आपको वो नहीं कराना है, स्क्रॉल डाउन नहीं कराना, क्रॉलर से क्रॉल नहीं कराना है, अगर वो पेजेस अगर आप पुट नहीं करते हो ढंग से तो भी ये प्रॉब्लम आती है। या फिर आप सर्च इन गूगल सर्च कंसोल पे जाओ और वहां पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो क्रॉलेबिलिटी अगर इशू आ रही है तो सॉल्यूशन आपका यही है कि आप रोबोट डॉट टीएक्सटी बहुत अच्छे से पुट करो फाइल को, या फिर आप गूगल सर्च कंसोल पे चले जाओ और वहां पे आप क्या करो, वहां पे अपना यूआरएल इंस्पेक्शन करो। यूआरएल इंस्पेक्शन अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल। ये हाँ, तो ये यूआरएल इंस्पेक्शन जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाके अपना यहाँ पे क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, तो वो वहां पे आपकी क्रॉलेबिलिटी इशू का कंप्लीट हो जाएगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए। तो अगर आप ये कर देते हो तो वहां पे आपका क्रॉलर आएगा, वेबसाइट को क्रॉल करेगा और इंडेक्सिंग के लिए वो हेल्प करेगा आपको। तो ये तो पहली चीज आपकी हो गई। दूसरी चीज ये क्या कहता है कि अगर डुप्लीकेट कंटेंट है, अगर आपके सेम मल्टीपल यूआरएल से, बहुत कभी कभार ये भी होता है, लोग जब पेजेस बिल्डअप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप पेजेस क्रिएट कर रहे हो,
तो बहुत बार क्या होता है कि लोग, क्योंकि आप जब पेज क्रिएट करो तो कैनोनिकल्स भी वैसे बनने लगते हैं, कैनोनिकल्स मतलब उसके यूआरएल्स भी वैसे ही क्रिएट होने लगते हैं। तो उस सिनेरियो में या तो आप उसको मर्ज कर लो। मर्ज कैसे होता है? जब आप रिडायरेक्शन का यूज करते हो। और अगर आप मर्ज नहीं कर सकते हो तो उन पेजेस को आप रोबोट डॉट टीएक्सटी में डाल दो। रोबोट डॉट टीएक्सटी से क्या होता है? रोबोट डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, उनको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देते हैं। तो इफ यू हैव मल्टीपल यूआरएल्स और आपको लगता है कि मुझे इनको मर्ज भी नहीं करना, तो जितने भी आपके वेस्ट यूआरएल है आप सिंपली उनको कहाँ पुट कर दो? रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर दो। आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर आपका यहाँ पे आता है मिसिंग इनकरी है। कैनोनिकल टैग अगर आप जितना करेक्ट वे में पुट, फिर से हैंग, अगर आप कैनोनिकल टैग करेक्ट वे में पुट करते हैं अपनी वेबसाइट में। वैसे तो कैनोनिकल टैग यूज हो जाता है जब आप योस्ट एसईओ का काम करते हो। जब आप योस्ट एसईओ यूज करते हो तभी आपका कैनोनिकल टैग क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। चाहे वो कितने भी आप पेजेस बनाओ, सबके कैनोनिकल टैग अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। बट अगर कोई कोडिंग के थ्रू करता है, अगर कोई कोडर है और वो कोडिंग के थ्रू करता है, तो उसको सेल्फ यूआरएल क्रिएट करना होता है। जब वो इधर वो आपकी पीएचपी के थ्रू हो, सीएसएस के थ्रू हो, जावा स्क्रिप्ट, जैसे भी वो आपकी कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बना रहा है, तो उसको वैसे क्रिएट करना होता है कैनोनिकल टैग को। तो कैनोनिकल टैग, हाँ दूसरी चीज, कैनोनिकल टैग इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे मानिए प्रायुक.com है, ये एक प्रॉपर यूआरएल है www.prayuk.com। बहुत लोग का सर्च करने का तरीका जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। बहुत लोग प्रायुक्त सर्च करते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट यूआरएल से, मेरा क्या डायरेक्ट यूआरएल पे प्रायुक्त सर्च करते हैं, वो डॉट कॉम आ जाता है। तो कैनोनिकल टैग क्या करता है? जो आपकी वेबसाइट की ओरिजिनलिटी है, जो https://www.डॉट सॉरी कॉम, ये जो प्रॉपर यूआरएल है प्रायुक्त का ना, इसको कैनोनिकल टैग में वो पुट कर देता है। कि अब कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए भी होता है। अगर कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट पे नहीं होगा ना, तो आपका जो वेबसाइट का सर्च करने का तरीका है, भले आपकी वेबसाइट एक होगी बट यूजर जो होता है वो सर्च अलग अलग पैटर्न्स पे करता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा और डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। अगर उसका हम लोग प्रॉपर वो देखें, सिंटेक्स, प्रायुक्त कहाँ गया? प्रायुक्त प्रायुक्त, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला वो प्राइवेट का ही है शायद। एक सेकेंड। ये, और इसको हम लोग रिमूव करते हैं, हिट एंटर, और जाते हैं इसके इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्ट, सॉरी इंस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? व्यूज पेज सोर्स करते हैं, सॉरी। पेज सोर्स में ज्यादा इजीली पता चल जाएगा। इसको क्लोज करिए और व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं। मेरा लैपटॉप हो चुका है खत्म। यहाँ पे आपको कैनोनिकल मिल जाएगा। कंट्रोल है। क्या हो गया इसको? हाँ,
कैनोनिकल, इसमें है ही नहीं क्या? अब आया है। ये है आपका कैनोनिकल टैग। ये इसका लिंक होता है कैनोनिकल का। तो लिंक रिलेशन कैनोनिकल HRF, फिर आपके उस पेज का URL, ये प्रॉपर कैनोनिकल टैग होता है। अगर ये कैनोनिकल टैग आपके किसी भी पर्टिकुलर पेज पे, वैसे तो ये जितने भी पेजेस आपके वेबसाइट में होते हैं सब पे कैनोनिकल टैग होता है। वो इसीलिए होता है कि डुप्लीकेट कंटेंट का आपके ऊपर पेनल्टी ना पड़े। अगर कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट पे नहीं होगा तो कैसे भी डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी पड़ सकती है और आप ही के वेबसाइट को वो हार्म कर सकती है। इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर जो आप बोल सकते हो सिंटेक्स, अगर कोई आपसे पूछे तो वो सिंटेक्स ये है आपका: लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कोलन कैनोनिकल, देन HRF एंड आपका वेबसाइट का URL। तो ये प्रॉपर कैनोनिकल टैग का सिंटेक्स है। ठीक है। तो ये आपका कैनोनिकल टैग का होगा। URL वाले में प्रॉब्लम क्या आती है? अगर आपके पास पुअर URL स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा वेबसाइट है जिसपे मतलब आपके पास एरर्स आ रही हैं। एरर्स बहुत तरीके की होती हैं। वो आपकी होती है या कंटेंट आपका प्रॉपर नहीं है, या कीवर्ड्स आपने अच्छे से पुट नहीं किया है, या फिर बहुत लोग सेशन सेशन मतलब कोई न्यू यूजर से वो आपके वेबसाइट पे आना नहीं चाह रहे पेज पे। तो अगर आपके पास मेसी और डायनेमिक यूआरएल्स हैं तो उसका सॉल्यूशन ये है, या तो जो प्रॉब्लम से आप उनको कवर अप करो, जैसे कि रीडेबल यूआरएल्स को, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका URL में हाइफन नहीं है तो वो गलत है, उसको आप रिमूव करके करेक्ट तरीके से करो। अगर आप कीवर्ड्स पुट नहीं किए हो तो उसको अच्छे से आप पुट करो अपनी वेबसाइट में। साथ ही साथ अगर आपके URL ही सही नहीं होंगे तो जो भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होगी वो रिवर्ट बाउंस रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। फिर इम्प्रूव रीडायरेक्ट्स, अगर आपके पास दो तरह के अपने रिडायरेक्शंस होते हैं: 301, 302। 302 आपका टेम्पररी होता है, 301 आपका परमानेंट होता है। परमानेंट हम लोग बोलते हैं जब हम लोग को लिंक जूस करना होता है। लिंक जूस मतलब कि जब अपना पूरा का पूरा डेटा उठा के किसी दूसरे डोमेन पे स्विच करना हो तो उसे हम लोग लिंक जूस भी कहते हैं, या फिर हम लोग 301 परमानेंट रीडायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रायुक्त.com है, प्रायुक्त को अपना सारा डेटा उठा के, ठीक है, मतलब प्रायुक्त चाहता है कि मुझे अब प्रायुक्त.com का डोमेन लेना ही नहीं है, अब मुझे स्ट्यू वैली का डोमेन लेना है। ठीक है, तो प्रायुक्त क्या करेगा? पहले तो स्ट्यू वैली का डोमेन परचेज करेगा और प्रायुक्त का पूरा डेटा वो क्या कर देगा? रीडायरेक्ट कर देगा 301 रीडायरेक्शन का यूज करके स्ट्यू वैली पे। तो जितनी बार भी लोग प्रायुक्त पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्यू वैली पे स्विच कर जाएंगे। तो ट्रैफिक आपका ऐसे क्या हो जाता है, स्टोर किया हुआ ट्रैफिक आपका खत्म भी नहीं होता और वो न्यू डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाता है। ये भी प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखा देंगे। 301 परमानेंट होता है, बट ये बहुत ज्यादा रेयर रेशियो में यूज किया जाता है, बट इसका वर्क हम आपको बता देंगे। और 302 जो आपका होता है, बेसिकली ये आपका तब होता है जब होस्टिंग आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। मतलब जहां से भी आप डोमेन होस्टिंग परचेज किए हो ना, तो कभी कभी सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो ये होस्टिंग साइट्स आता है, इसलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं। ये विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर आपको क्या करता है? जल्दी से रिजॉल्व करके दे देता है। तो ये आपका 302 में अपना कंट्रोल नहीं होता, 301 में अपना कंट्रोल होता है। अगर आपका कोई इंडेक्सिंग इशू आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नो इंडेक्सिंग टैग्स का यूज कर दो, या फिर गूगल सर्च कंसोल पे जाके यूआरएल्स को चेकआउट कर लो। साथ ही साथ आपका यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स हो गई, साइट स्लो साइट स्पीड, अगर आपकी लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो मतलब लोडिंग टाइम कैसे कैसे ज्यादा हो सकती है? या तो आपका कंटेंट डिलीवरी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है तो आप कंटेंट डिलीवरी मेथड को यूज करो, मतलब जितना कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखो। या फिर आपकी ये नहीं हो रही है, क्रॉलिंग नहीं हो रही है, तो प्लीज क्रॉलिंग आप अच्छे से क्रिएट करो। वीडियो जो इमेजेस आपने पुट किए हैं, जो वीडियोस आपने पुट किए हैं उसको कंप्रेस करो। तो ये इसके सॉल्यूशंस होते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ब्रोकन लिंक्स हैं तो आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर जहाँ पे 404 एरर्स आ रही हैं तो आप क्या करो? रेगुलर ऑडिट करो। ऑडिट मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जब हम लोग SEO ऑडिट रिपोर्ट्स को क्रिएट करने का भी एक अपने पास टूल होता है, तो उस पे जाइए, कहाँ पे ब्रोकन लिंक्स है, किस चीज पे आपकी ब्रोकन लिंक्स है, उसको फिक्स करिए उस जगह पे जाके।
ब्रोकन लिंक्स बेसिकली बहुत रेयर रेशियो में आती है। ब्रोकन लिंक्स जब आपकी यूआरएल प्रॉपर तरीके की नहीं होती है ना, तभी ये इशू क्रिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये नॉर्मल एरर्स है जो आपको ऑन पेज टेक्निकल एसईओ में देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके पास नो एचटीटीपी और एसएसएल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है, तो प्लीज एसएसएल सर्टिफिकेट को क्या करो, आप परचेज करो। एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, जब आप HTTPS लेते हो तो आपको एसएसएल सिक्योर सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है। तो HTTP वाले सर्टिफिकेट्स, HTTP वाले डोमेन्स हम लोग को कभी भी नहीं लेने हैं। हम लोगों को हमेशा एसएसएल रिक्वायर्ड क्या होते हैं सर्टिफिकेट्स को लेना चाहिए। तो एसएसएल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हमारी रैंकिंग के लिए हेल्प करते हैं, जिसे हम लोग सिक्योर सॉकेट्स लेयर कहते हैं। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है। उसमें आपका HTTPS ही कंसिडर किया जाता है। तो HTTP बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हार्मफुल होता है अपनी वेबसाइट्स के लिए। मोबाइल फ्रेंडली अपना क्या बोलते हैं वेबसाइट होनी ही चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ऑर्फन पेजेस देखिए ये ऑप्शनल है, बेसिकली ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बिकॉज लोग बहुत ध्यान से इस पे काम करते हैं। बट ऑर्फन पेजेस क्या होते हैं, अगर किसी पेजेस पे इंटरनल लिंक्स नहीं है, ठीक है, या फिर आप रोड मैप क्रॉलर को नहीं दिखा पा रहे, उस समय हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं। साइट मैप क्या करता है, एक पाथ, एक डायरेक्शन क्रॉलर को दिखाता है कि अगर क्रॉलर से कोई पेज गलती से भी क्रॉलिंग गूगल पे नहीं हो रही है, तो साइट मैप क्रॉलर को डायरेक्शन से, हम लोग को गूगल मैप डायरेक्शन दिखाता है कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कि फ्लाईओवर पे अपने को जाना है कैसे, वैसे ही क्रॉलर का जो गूगल मैप है वो साइट मैप है। तो क्रॉलर को डायरेक्शन दिखाने का काम क्या करता है साइट मैप, कि अगर मानी गलती से क्रॉलर से कोई भी पेजेस स्किप हो गए हैं, तो साइट मैप के थ्रू वो उसको रीड आउट करके उसकी इंडेक्सिंग कर देगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती है, एक्सएमएल साइट मैप बेसिकली साइट मैप के लिए ही होता है, बट एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है, एक तरह का टूल होता है। ठीक है। जिससे हम लोग साइट मैप को जनरेट करते हैं। ये सारी चीजें जो यहाँ पर है उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इन सब चीजों को। बट हाँ, एक्सएमएल साइट मैप से हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का रोड मैप को डाउनलोड करते हैं, और फिर जाकर हम लोग उसको अपलोड करते हैं इन आर वेबसाइट रूट फोल्डर में। और कंटेंट लास्ट अपना बचा कंटेंट। थिन कंटेंट ज्यादा आजकल चल रहा है। पहले ऐसे था कि भाई जितना ज्यादा लंबा पेज का लेंथ होगा उतना ज्यादा एसईओ में हेल्प करेगा, बट नहीं, अब अपना ऐसा नहीं है। जितना शॉर्ट, जितना रीडेबल, जितना यूजफुल कंटेंट आप अपनी वेबसाइट, मतलब शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि शुरू होते खत्म हो गया, मतलब एक रीडेबल कंटेंट, एक पेज का जो एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है उतना अगर आप रखोगे तो भी वो रैंकिंग में आपको हेल्प करेगा। तो ये जो पूरा आपका होता है, ये बेसिकली आपका टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट होता है, और यही आपका ऑन पेज भी होता है। यही सारा काम हम लोग अपनी वेबसाइट पे कंप्लीट करते हैं। और जो भी एरर्स अपने को मिलती हैं, क्योंकि एरर्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग किसी को आवाज आ रही है ना? नहीं। वॉइस नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रहा है। आई गेस नेटवर्क इशू होगा उनकी साइड पे कुछ। कुछ हैंग हो गया।
हेलो, एम आई ऑडिबल? ये सो। यस सर। तो जो मैम है उनका लैपटॉप में थोड़ा इशू है, इसलिए वो एक बार लीव हो गए हैं। उनका मेरे पास कॉल आया अभी। वो दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी यहीं पे रहिएगा, ओके? ओके। स्लो साइट स्पीड स्लो साइट स्पीड में क्या होता है ना, कि जब आपकी वेबसाइट स्लो, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से ज्यादा या फिर 5 सेकंड्स के अंदर अंदर ओपन नहीं होती है, तो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, ठीक है? तो कंप्रेस करिए इमेज को। इमेज का साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। अगर पीएनजी में डाल रहे हैं तो आप उसको जेपीजी में कंप्लीट कर दो। दूसरा, आप क्रॉलर को यूआरएल इंस्पेक्शन शेयर करो। और तीसरा, कंटेंट लेंथ कभी कभार वेबसाइट में अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो सीडीएन का यूज करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो सीडीएन क्या करता है? चीजों को कंप्रेस कर देता है, कंटेंट का उतना ही आप पुट करिए जितना रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपका स्लो साइट स्पीड के लिए होता है। इन केस अगर स्पीड आपकी क्या है, स्लो चल रही है वेबसाइट की। ब्रोकन लिंक्स में क्या होता है कि अगर कोई ऐसे पेजेस जिस पे क्लिक करने पे 404 पेज नॉट फाइंड आ रहे हैं या एरर आ जा रहा है, तो उसे ब्रोकन लिंक्स कहते हैं। उस सिनेरियो में हम लोग को रीडायरेक्शन का यूज करना चाहिए, या तो 301 का, क्योंकि 301 ही हम लोग यूज कर सकते हैं रीडायरेक्शंस के लिए। तो वो ब्रोकन लिंक्स के अंदर में आती हैं। अगर आपके पास HTTPS या फिर SSL का प्रॉब्लम आ रहा है, SSL मतलब कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL को हम लोग बोलते हैं। तो जब आप होस्टिंग लेते हो, डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, ट्राई करिए SSL सर्टिफिकेट को भी परचेज करिए, क्योंकि वो गूगल पे एक अपना ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करके रखती है। दूसरी चीज, जब आप SSL सर्टिफिकेट लो तो HTTPS लो। HTTP अपने को नहीं लेना है। HTTPS के साथ ही अपने को SSL का सर्टिफिकेट मिलता है डोमेन परचेज करने के टाइम पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये बहुत माइन्यूट सा एरर होता है मोस्टली। ये वाला एरर इतना मतलब इतना मायने नहीं रखता, बिकॉज जब आप डोमेन लेते हो, अब HTTP हट ही गया है, तो जब आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो, उस सिनेरियो में ही आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और आपको HTTPS भी मिल जाता है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, जैसे बोला कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सेस करने में ज्यादातर इजी रहता है। ऑर्फन पेजेस का मतलब क्या होता है? वो पेजेस जिनका इंडेक्सिंग नहीं हुआ होता, क्रॉलर उन पे आता नहीं है, उससे हम लोग ऑर्फन पेजेस कहते हैं। तो अगर जिन पे क्रॉलर नहीं आ पाता है, उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पाती, तो हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं। साइट मैप क्रॉलर को रोड मैप दिखाने का हेल्प करता है, मतलब जैसे हम लोग को गूगल मैप हेल्प करता है, वैसे क्रॉलर के लिए उसका गूगल मैप साइट मैप है। तो वो साइट मैप क्या करता है? क्रॉलर को पाथ बताता है। जो जो पेजेस क्रॉलर से छूट जाते हैं, जिसे हम लोग ऑर्फन पेजेस कहते हैं, उनको भी साइट मैप क्या करता है? क्रॉल करवा देता है और उनकी इंडेक्सिंग करवा देता है। एक्सएमएल साइट मैप अगर एरर ऐसी आ रही है कि आपकी वेबसाइट में अगर एक्सएमएल साइट मैप नहीं पुट हुआ है, तो एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल होता है, जहां से हम लोग साइट मैप को डाउनलोड करते हैं। ये प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे साइट मैप का, जहां से हम लोग साइट मैप को क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं और अपने वेबसाइट के रूट फोल्डर में मैम वॉइस वापस गई आपकी। वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रहा है।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आज की क्लास को हम यहीं रैप करते हैं, मैम के लैपटॉप में काफ़ी इशू है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। और जो भी आपका टॉपिक चल रहा था लास्ट में, जो मैम अच्छे से नहीं समझा पाई, तो वो कल कंटिन्यू करेंगे वो उसी टॉपिक से, ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। हाँ, ओके सर। आप कल बस मैम को ओके ब्रीफ सर। कर दीजिएगा कि कहाँ पे मैम का जो इशू है वो राइज हुआ था, तो वो वहीं से कंटिन्यू करा देंगे, ठीक है? ओके सर। राइट ओके। सर। ओके, थैंक यू सो मच।